दोस्तों नमस्कार। इस देश में इस बात की गारंटी कोई नहीं लेगा कि हर किसी को नौकरी मिल जाए। इस देश के भीतर में सरकार इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं लेगी कि आदिवासी जिस जमीन पर रहते हैं, जंगलों के बीच रहते हैं, उनकी जमीन वह नहीं छीनेंगे। इस बात की गारंटी प्रधान सेवक नहीं लेंगे कि जो रिटायर हो जाते हैं उनको पुरानी पेंशन के अनुकूल नई पेंशन मिलने लगे, यानी उसमें कोई कमी आए नहीं और उसकी मियाद कम से कम उनके जीवित रहते हुए बची रह जाए। इस देश में कोई गारंटी लेगा नहीं कि जिस बड़ी तादाद में इस देश के भीतर बेरोजगारी है और उसमें सेना में शामिल होने वाले जो 10 लाख से ज्यादा युवा हर बरस तैयार होते हैं, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। सरकार इस बात की भी गारंटी नहीं लेगी कि किसी भी हालत में जो मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम मिलना चाहिए वह कम से कम 100 दिनों का काम तो मिल ही जाए। इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री भी नहीं लेंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था अगर चकाचौंध में समा चुकी है और अगले 1-2 बरस में यह दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी और आजादी के 100 बरस होते होते यह विकसित राष्ट्र हो जाएगा, तो उसी अनुकूल इस देश में प्रति व्यक्ति आय भी हो जाए। बिल्कुल नहीं। यह गारंटी कोई नहीं लेगा कि इस देश का नेटवर्थ जो तकरीबन 80% है वह कॉरपोरेट के हिस्से में है और बाकी 20% के हिस्से में समूचा देश खुद को जी रहा है। इस बात की गारंटी फिर कौन लेगा कि जो किसान फसल उगाता है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी एमएसपी है, उसी कीमत पर हम खरीद कर लेंगे? इस बात की गारंटी लेगा कौन इस देश के भीतर अलग अलग राज्यों के किसानों में भी एक समानता होगी? कौन लेगा इस बात की गारंटी जो नकली बीज बेचे जाते हैं, जो नकली खाद बेची जाती है, जो पूरा का पूरा किसान बीमा योजना के तहत वह भी प्रधानमंत्री के नाम पर, यानी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलता है बल्कि कॉरपोरेट कंपनियों को मिलता है और वह किसानों को मिलेगा? क्या कोई गारंटी लेगा? नहीं लेगा गारंटी। तो इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर चल रहे आंदोलनों के लिए क्या मौजूदा वक्त में दिल्ली का एक ही संदेश है कि देख लीजिए, हम अपनी शर्तों पर राज करेंगे और इस राज के आड़े अगर कोई आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही स्थिति इस वक्त किसानों की है। वो किसान पंजाब से निकले हों, वो किसान राजस्थान से निकलने को तैयार हों, या वो किसान अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल पड़ेंगे, इसकी मुनादी आज उन्होंने कर दी। लेकिन जो स्थिति इस देश के भीतर में पंजाब और हरियाणा सीमा पर खुले तौर पर एक दो नहीं, 100 नहीं, कई सौ सैकड़ों की तादाद में जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस अंदाज में जगह जगह पर बैरिकेड है, जिस तैयारी के साथ पुलिस मौजूद है, इन तमाम स्थितियों में कौन इस बात की गारंटी लेगा कि लोग अपने हक के लिए सड़क पर भी अब नहीं आ सकते हैं? क्योंकि सत्ता मदमस्त है, उसके जहन में एक ही सवाल है, यह सत्ता बरकरार रहे तो इस देश के सामने कोई सवाल उठाने वाला होना नहीं चाहिए। और इसीलिए अब किसानों के आंदोलन के जरिए, उसी के जरिए सही, यह संदेश हर उस आंदोलनकारी के लिए होना चाहिए जो जमीनों की लड़ाई लड़ रहा है कि उसकी जमीन अपने तौर पर कैसे छीन ली जाती है, वो चाहे छत्तीसगढ़ का आदिवासी ही क्यों ना हो। हर किसी के लिए यह संदेश है, चाहे युवा जो नौकरी के लिए सड़कों पर बैठा है, अग्निवीर जो आंदोलन कर रहा है, पुरानी पेंशन को लेकर जो बड़े बुजुर्ग आंदोलनरत हैं, और होते होते बात तो ईवीएम तक भी जा चुकी है, वहां भी तो आंदोलन हो रहा है कि इस देश के भीतर वोट जो होने चाहिए वो बैलेट से होने चाहिए। संदेश एक ही है, दिल्ली मदमस्त है और दिल्ली नहीं चाहती है कि उसकी निद्रा भंग हो, और अगर निद्रा भंग होगी तो जो नजारा इस देश के भीतर नजर आएगा वह इस वक्त किसान आंदोलन के साथ नजर आने लगा है। 3 सवाल, सबसे बड़े 3 सवाल। क्या इस दौर में देश के सामने अलग अलग समुदायों के भीतर जो उनकी अपनी न्यूनतम जरूरत और न्यूनतम हक के सवाल हैं, उसको लेकर वह आंदोलनरत ना हो और किसी भी हालत में सरकार से कोई सवाल ना पूछे?
इसीलिए अब दिल्ली में बैठी हुई सरकार समझ चुकी है किसी को दिल्ली में घुसने देना नहीं है और संदेश साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था सरपट भाग रही है। आप सिर्फ उसी को देखिए। पहला संदेश यही है। दूसरा संदेश, राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह का कोई नुकसान लेने की स्थिति में मौजूदा मोदी सत्ता बिल्कुल तैयार नहीं है। वो अपने तरीके से विपक्ष को तोड़ चुकी है, आने वाले वक्त में वो और तोड़ेगी और राजनीतिक तौर पर मैसेज एक ही जाएगा कि इस देश में विपक्ष है ही नहीं और एक ही सत्ता है, एक ही नेता है। और तीसरा संदेश, इस देश के भीतर में जो भी संस्थान है, वो नौकरशाही के हों, वो प्रशासन पुलिस के हों, उन्हें सत्ता के अनुकूल रहकर इस देश के भीतर लोगों के जरिए उठते सवालों को दबाना आना चाहिए और यह सियासत की तात्कालिक जरूरत है। तो इन तीन संदेशों के जरिए जो बात आज अंबाला बॉर्डर पर उतरी, जो पंजाब और हरियाणा की सीमा है, उस जगह पे वो कैसा दृश्य था, हमें लगता है उस दृश्य को आज देखिए, सिर्फ धुआं ही धुआं और लोगों की बढ़ती हुई तादाद दिल्ली चलो के नारे के साथ। लेकिन यह दृश्य डराने वाला है। दूर तो यह महज धुआं नहीं है, यह आंसू गैस है जो आंखों में जलन पैदा करती है और भीतर चली जाए तो बेचैनी पैदा करती है और उसके बाद आप वहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन किसान खड़े हुए हैं, वो दिल्ली आना ही चाहते हैं क्योंकि उनके भीतर की बेचैनी को दिल्ली महसूस कर नहीं पाती है। और बड़ी वजह तो यह है कि हर दिन, हर महीने, हर बरस वह उस लागत को भी ले नहीं पा रहे हैं जो एमएसपी के तहत किसानों को मिल जानी चाहिए। उस दिशा में 2020 में भी वादा किया गया और उससे पहले भी कई सरकारों ने वादा किया, लेकिन किसी ने गारंटी ली नहीं कि दरअसल एमएसपी एक गारंटी हो जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सवाल यह है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कुलांचे मार रही है। अगले 2 बरस में यह दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन किसानों को सरकार एमएसपी की गारंटी देकर उसको खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो क्या अर्थव्यवस्था डामाडोल है? इकोनॉमी इतनी डामाडोल है? और उसके ठीक समानांतर जब विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी है तो प्रति व्यक्ति आय इस देश की जीडीपी के अनुकूल क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं हो सकती है तो जो कर्ज है किसानों पर वह माफ क्यों नहीं हो सकता है? बहुत ही खर्चा आएगा। 3-4 सवाल मंत्रियों के साथ जब किसान कल चंडीगढ़ में बैठे और रात 11:30 बजे तक बैठक चलती रही तो उसमें एक ही सवाल था, इतना पैसा दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं है कि एमएसपी को गारंटी बना दे। गारंटी बनाने का मतलब है कि फिलहाल जो 1.25 लाख करोड़ की एमएसपी के तहत, जैसे खरीफ के मौसम में खरीफ फसलों को उसने खरीदा, उसके बाद अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो उस पर बोझ तकरीबन 6 लाख करोड़ का और पड़ जाएगा। एक तरफ विकसित राष्ट्र की कल्पना है, एक तरफ दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने की सोच है, लेकिन
जहां जहां आर्थिक मुद्दे आते हैं सरकार डामाडोल हो जाती है और कोई फैसला हो नहीं पाता है। तो एमएसपी पर फैसला नहीं हुआ, कर्ज माफी पर फैसला नहीं हुआ, पेंशन देंगे इस पर फैसला नहीं हुआ, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 लागू कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, इस पर खामोशी बरत ली गई। स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करानी चाहिए, खामोशी बरत ली गई। और जिस प्रदूषण कानून के तहत किसानों को सजा देने का प्रावधान है उस पर भी सरकार ने खामोशी बरत ली। और जिन बातों पर सहमति जताई वह भी आश्चर्यजनक है। वो कह रही हैं कि ठीक है, जिन्होंने किसानों को लखीमपुर खीरी में कुचला उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको दोषियों को सजा दी जाएगी, यह तो एक सामान्य कानून भी करता है। उन्होंने कहा कि जो शहीद हो गए थे 700 से ज्यादा किसान, उसमें जिन्हें मुआवजा नहीं मिला उन्हें मुआवजा दे देंगे, लेकिन सभी को परिजनों को नौकरी मिल जाए। फिर सरकार खामोश हो गई क्योंकि आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। तो ये कौन सी इकोनॉमी और कौन सी अर्थव्यवस्था का खांचा है? क्या इसी के तहत इस देश के भीतर में नौकरियों में बहाली नहीं हो पा रही है? अग्निवीर की स्थिति लानी पड़ी कि 4 बरस की नौकरी ही दे पाएंगे इस दौर में, इसीलिए पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, इसीलिए इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है, इसीलिए इस देश का कोर सेक्टर का डेवलपमेंट 10% के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सरकार ने जो चादर ओढ़ रखी है उस चादर को दिल्ली आकर कोई आंदोलनकारी, कोई अपने हक का सवाल खड़ा करने वाला, कोई इस देश की सबसे बड़े जाति के तौर पर जिसे खुद प्रधानमंत्री ने मान्यता दी है वह भी ना आकर खड़ा हो जाए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। इसीलिए उस समुदाय विशेष के भीतर का गुस्सा है और इस गुस्से का नजारा खुले तौर पर आज नजर भी आ रहा था। एक तरफ सरकार ड्रोन से बकायदा आंसू गैस के गोले गिरा रही थी और दूसरी तरफ जो किसान थे, जो युवा किसान थे, उनके भीतर का जो गुस्सा था वह लगे हुए बैरिकेड्स को तोड़ने की दिशा में था। हमें लगता है इन तस्वीरों को देखना चाहिए। वो चौका वो गई हैं? हेलो ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ अपराध नहीं। यह गुस्सा किस बात को लेकर है? क्या यह गुस्सा इस बात को लेकर है कि सरकार या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी गारंटी हर बात की लेते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? मजदूरों को पैसा मिले और न्यूनतम मजदूरी तय हो, इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। मनरेगा में पैसा बढ़ जाना चाहिए और 100 दिन भी काम मिले उसको भी बढ़ा दीजिए, इन बातों की गारंटी नहीं लेते हैं। गुस्सा इस बात को लेकर है क्योंकि कागजों में सरकार ने एमएसपी तक बढ़ा दी, 80% तक बढ़ा दी है, लेकिन किसानों को मिलता कितना है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश के भीतर में एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में मजदूर बन जाता है। इतनी असमानता किसानों के भीतर है। एमएसपी की खरीद भी जो है सरकार सब राज्यों में बराबर करती नहीं है। तो क्या सरकार ने अपने आप को सिर्फ सत्ता अनुकूल बना लिया है? क्योंकि अगर सरकार के दस्तावेजों को भी आप परखेंगे तो गेहूं की एमएसपी जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तब 1400 रुपए थी और आज की तारीख में यह बढ़कर 2125 रुपए हो गई। लेकिन किसानों से पूछिएगा, एवरेज निकालिए, तमाम देश के राज्यों को मिलाइएगा तो एवरेज निकलेगा कि यह 1200 से 1300 के बीच में ही यह गेहूं बिकता है। धान की फसल 1310 रुपए 2014 में थी, आज की तारीख में यह बढ़कर 2183 रुपए हो गई है। लेकिन यह भी 1400 से 1500 से ज्यादा धान की बिक्री नहीं होती है। और अगर आप चना दाल ही ले लें जो 3100 रुपए से बढ़कर 5335 रुपए हो गया, वह भी आपको कभी 4000 रुपए पार नहीं करेगा।
यही स्थिति तुअर और मसूर दाल की है। सवाल इतना भर नहीं है इस देश के भीतर में सरकार जो एमएसपी खरीदती है, जो अनाज खरीदती है, अगर उसका एक आंकड़ा हम आपको बताएं तो आप हैरत में आ जाएंगे। आंदोलन वही पंजाब कर रहा है और इस बात को लेकर कर रहा है कि उनकी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिल जाए, और उसी पंजाब में इस देश के बाकी राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा एमएसपी पर खरीद होती है। तो पंजाब का किसान आंदोलन करने की ताकत रखता है, तो क्या इस देश के दूसरे राज्यों के किसान और मजदूर आंदोलन करने की ताकत बिल्कुल नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी अपने 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल है। इस देश के टॉप 5 राज्य को जरा देखिए जहां से सरकार एमएसपी पर खरीद करती है। उसमें पहले नंबर पर पंजाब है, 39,537 करोड़। इतनी कीमत का उसने फसलों को खरीदा एमएसपी पर। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जो उसका 1/3 कम हो जाता है, वहां पर 12,937 करोड़ है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जो 1,995 करोड़ पे आ जाता है। उसके बाद तेलंगाना है, जो 1,778 करोड़ पर आ जाता है। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जो 1,190 करोड़ पर एमएसपी की खरीद हुई है। अब आप सोचिएगा सबसे नीचे कौन है, और खास तौर से डेवलप स्टेट में महाराष्ट्र सबसे नीचे है, सिर्फ 6 करोड़ 40 लाख की एमएसपी पर खरीद हुई। इन स्थितियों में देश की असमानता में एमएसपी की खरीद को लेकर आंदोलन पंजाब और हरियाणा का किसान इसलिए कर पाता है क्योंकि वह हक की लड़ाई लड़ सकता है। बाकी जगहों पर तो सरकार ने इस देश के भीतर, वो चाहे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो, चाहे 5 किलो फ्री अनाज की व्यवस्था हो, कुछ इस व्यवस्था के तहत पूरे सिस्टम को खड़ा कर दिया जहां पर इस देश की इकोनॉमी सरकार के खजाने को तो भरे, लेकिन इस देश की जनता अलग अलग कामों में जो लगी हुई है वह अपनी रोजी रोटी के आसरे खुद को खड़ा नहीं करे, बल्कि सरकार के खजाने से पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हो उसी पर वो आश्रित होकर रह जाए। एक ऐसी स्थिति अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 फरवरी 2024 जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का था, उसमें 600 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान की खरीदी हुई एमएसपी पर। यह तकरीबन 1,30,000 करोड़ की खरीफ फसल की खरीदारी थी। इससे इस देश के 75 लाख किसानों को लाभ हुआ। इस देश में छोटे और सीमांत किसान जो हैं, इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा है, और उनको कोई लाभ नहीं हुआ। ये 75 लाख किसान जो थे वो रईस, जो उसके बाद के किसानों की शक्ल में आते हैं, उनको ये लाभ हुआ। तो जरा कल्पना कीजिए कि जो आंदोलन की शक्ल इस दौर में किसानों की दिखाई दे रही है, या इससे जुड़ा हुआ हर क्षेत्र को ले लीजिए, उस जगह पे जो सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब कौन देगा और उसका समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? दरअसल दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में शोर यही सबसे बड़ा है। गृह मंत्रालय के गलियारे में शोर यही सबसे बड़ा है कि राजनीतिक तौर पर कोई चुनौती इस देश की जनता देती हुई दिखाई ना दे। विपक्ष की राजनीति और राजनीति के जरिए सत्ता को साधना तो आता है, लेकिन जब जनता खड़ी होती है और जनता के जो सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा अगर वो आंदोलन पर डट गए तो? यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आंदोलन, वह भी किसान, वह भी अन्नदाता, जो अन्न के साथ आंदोलन करने बैठ जाता है तो 2020 में 1 बरस तक बैठ गया था। आखिर में प्रधानमंत्री को 3 कानून वापस लेने पड़े जो कॉरपोरेट के हक में थे। तो क्या इस दौर में सरकार ने जिस अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है वो बिल्कुल कॉरपोरेट के लिए है, या इस देश की जनता और इस देश की जनता से जुड़े सवालों का समाधान वो नहीं कर पाएगा? और इसी डर से यह मैसेज देने की जरूरत है जो आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे हुआ, या दिल्ली की तमाम सीमाओं को जो सील कर दिया गया है। यह सिर्फ इसलिए है कि लोगों को आवाजाही में कोई मुश्किल ना हो? क्या वाकई ऐसी सोच है? या फिर दिल्ली के भीतर काम करने वाले कितनी बड़ी तादाद में लोग गुड़गांव से आते हैं, कितनी बड़ी तादाद में फरीदाबाद से आते हैं, नोएडा से जाते हैं, गाजियाबाद से आते हैं, यानी दिल्ली के चारों तरफ जो एनसीआर का इलाका है, वो एनसीआर का इलाका ही दिल्ली में काम करने वाले लोगों को अपनी पनाह देता है, क्योंकि दिल्ली महंगा शहर है और इन इलाकों में रहकर वो रोजी रोटी कमाते हैं दिल्ली आकर।
और दिल्ली इस दौर में इस देश का वो प्रतीक है जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में बढ़ रहा है। नेटवर्क इस देश का बढ़ रहा है, कॉरपोरेट का बढ़ रहा है, विकास दर देश की बढ़ रही है, रईसों की बढ़ रही है। तो सवाल है, क्या ऐसे सवालों को अब उठाना इस देश में लाजमी नहीं है? और इसीलिए हर उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो सोच रहे हैं कि कल को रोजगार मिलेगा, कल को अग्निवीर हट जाएगा, कल को पुरानी पेंशन लौट आएगी, कल को अपनी जमीन को छीनने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, इस देश के भीतर खड़े होते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट के आश्रय देश की चकाचौंध को बताने की सोच, इन दोनों परिस्थितियों के बीच तो वही जनता खड़ी है जो किसानी करती है, जो मजदूरी करती है, जो रोजगार चाहती है, जो जद्दोजहद जिंदगी की करती ही इसलिए है कि आने वाले वक्त में कुछ कमाई हो सके। कोई अपने आप को इस रूप में कभी विकसित नहीं करता है कि सरकार के जरिए बैंक में डायरेक्ट पैसा आ रहा हो, 5 किलो अनाज फ्री का मिल रहा हो और सरकार इसी पर अपनी चुनावी जीत की मुहर लगाने की दिशा में बढ़ चुकी हो। आखिर के 5 सवाल सबसे बड़े। क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर चुनाव से ऐन पहले किसी आंदोलन को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में अब सरकार नहीं है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या वाकई तमाम गारंटियों के बीच एमएसपी की गारंटी, जो कितना भी नुकसान सरकार की खजाने पर डालेगी, वो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा नहीं? वो एमएसपी हो, वो कर्ज माफी हो, वो पेंशन हो, तो क्या इतना पैसा भी इस देश के पास अब नहीं बचा है, जहां दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और 10 लाख करोड़ रुपए तो एक झटके में अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में डूब गए, लेकिन अडानी ग्रुप ने आह तक नहीं की? तो क्या यह पैसा भी नहीं है? तीसरा सवाल, इस देश का जो मिडिल क्लास है और इस देश में जो पढ़ने लिखने वाला तबका है, क्या अब उसके सामने मुद्रा योजना वही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए सरकार कहती है कि हमने 23 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए बांट डाले हैं और अब कोई किसी को नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि वो नौकरी देने की स्थिति में है? चौथा सवाल, इस देश के किसान और मजदूर जिनकी तादाद आज भी 60% से ज्यादा की जनसंख्या को समेटे हुए है, उसको लेकर कोई रास्ता और कोई इकोनॉमिक विजन सरकार के पास नहीं है? और पांचवा सवाल, क्या वाकई इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर विपक्ष खत्म हो गया है और राजनीतिक तौर पर पहली बार कहीं जनता बहुत ही साइलेंट अवस्था में अपनी परिस्थिति को आंकते समझते हुए 2024 के चुनाव की दिशा में तो नहीं बढ़ रही है? ये पांचवा सवाल सरकार के लिए परेशान करने वाला है और उसे इसी बात का डर है, जिस दिन जनता के भीतर से जनता ने अपने लिए खुद ही सवाल खड़ा कर दिए ये कहते हुए कि हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तब क्या होगा? और तब की स्थिति मौजूदा वक्त को डरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।